हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि मैं आप लोगों को इस समय बीए सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर से वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के अंतर्गत यूनिट 5 पढ़ा रहा हूँ। यूनिट 5 के अंतर्गत आज मैं आप लोगों को बेंथम के बारे में बताने जा रहा हूँ। जेरेमी बेंथम के बारे में बताने जा रहा हूँ। बेंथम के राजनीतिक विचार क्या कहते हैं और बेंथम कौन था और उसने कौन कौन सा सिद्धांत दिया था। तो आइए चलते हैं बेंथम की तरफ। जेरेमी बेंथम एक उपयोगितावादी विचारक था। जेरेमी बेंथम एक उपयोगितावादी विचारक था। वह एक समाज सुधारक था। वह एक दार्शनिक भी था। उसने अपने सिद्धांतों से इंग्लैंड में राजनीतिक जगत में हलचल मचा दी थी, क्योंकि वह शासन का आधार उपयोगिता को मानना चाहता था। वह कहता था कि कानून वही अच्छे होते हैं जो लोगों की सुखों में वृद्धि करते हैं। तो इस तरह से वह अधिकतम संख्या का अधिकतम हितों पर बल दिया। अधिकतम संख्या का अधिकतम हितों पर उसने बल दिया और अधिकतम संख्या का अधिकतम सुख के सिद्धांत को प्रतिपादित करके बेंथम एक महान राजनीतिवेत्ता बन गया। तो इस तरह से बेंथम 15 फरवरी 1748 में लंदन के एक संपन्न वकील परिवार में पैदा हुआ था। वह लंदन में पैदा हुआ था, ब्रिटेन के लंदन में। 15 फरवरी 1748 को बेंथम लंदन के एक वकील परिवार में पैदा हुआ था। इसके पिता जो थे वह वकील थे। तो बेंथम जो था वह बचपन से ही बहुत ही प्रतिभाशाली था। बेंथम बचपन से ही प्रतिभाशाली था। 3 वर्ष के आयु में उसने लैटिन भाषा का अध्ययन कर लिया था। 3 वर्ष की आयु में उसने लैटिन भाषा सीख ली थी और 4 वर्ष की आयु में फ्रांसीसी भाषा सीख ली थी। 4 वर्ष में वह फ्रांसीसी भाषा सीख ली थी, फ्रेंच भाषा सीख ली थी। तो इस तरह से बेंथम बचपन से ही बहुत कुशाग्र बुद्धि का था, बहुत ही तीव्र बुद्धि का था, बहुत ही तेज था। वह 16 साल की अवस्था में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के क्वींस कॉलेज में बैचलर ऑफ आर्ट्स की उपाधि प्राप्त किया। 16 साल की अवस्था में, 16 वर्ष की अवस्था में उसने बीए की डिग्री प्राप्त कर ली। कहाँ से? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से प्राप्त की थी। पर 1763 में ईस्वी में, उसके पश्चात 1763 ईस्वी में उसको कानून की पढ़ाई करने के लिए लिंकन इन कॉलेज में भेजा गया। लिंकन्स इन कॉलेज में भेजा गया 1763 में। लिंकन्स इन कॉलेज में, लिंकन इन कॉलेज में भेजा गया 1763 में। तो 1763 में उसे कानून की डिग्री लेने के लिए, कानून की पढ़ाई करने के लिए लंदन के लिंकन इन कॉलेज में भेजा गया। और वह जब कानून की डिग्री प्राप्त कर लेता है, फिर 1772 में वह वकालत करने लगता है। 1772 में वह वकालत करना प्रारंभ कर देता है। लेकिन ब्रिटेन के तत्कालीन कानून में खामियों की वजह से, अनेक प्रकार के दोषों की वजह से वह सुधार करना चाहता है। ब्रिटेन की व्यवस्था में, राजनीतिक व्यवस्था में, वहाँ के कानून व्यवस्था में, वहाँ के दंड व्यवस्था में, वहाँ के जेल सुधार संबंधी मामलों में वह सुधार करना चाहता है, क्योंकि तत्कालीन व्यवस्था जो थी काफ़ी दूषित हो गई थी। वह नई प्रकार की व्यवस्था लाना चाहता था। तो जब वह ब्रिटिश के कानून व्यवस्था से असंतुष्ट होता है, ब्रिटेन के परंपराओं से असंतुष्ट होता है, तो इसमें सुधार करना चाहता है। और जब वह 23 वर्ष का होता है, 23 वर्ष की अवस्था का होता है, तो उसको प्रिस्टले की एक पुस्तक हाथ में लग जाती है। प्रिस्टले की एक पुस्तक उसके हाथ में आती है, जिस पुस्तक का नाम होता है एसे ऑन गवर्नमेंट। ये प्रिस्टले की पुस्तक है, एसे ऑन गवर्नमेंट, उसके हाथ में लग जाता है और वह इसको पढ़ता है। और इसमें एक सिद्धांत होता है, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। इसमें सिद्धांत होता है अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। यह सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? प्रिस्टले की पुस्तक से लिया गया है, एसे ऑन गवर्नमेंट से। और प्रिस्टले ने यह वाक्यांश जो है, हचिसन की पुस्तक, हचिसन और प्रिस्टले ने यह वाक्यांश अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख
हचिसन के फिलॉसफी ऑफ मोरल से लिया है, फिलोसफी ऑफ मोरल से लिया है। फिलॉसफी ऑफ मोरल से प्रिस्टले ने, फिलॉसफी ऑफ मोरल से प्रिस्टले ने अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख के सिद्धांत लिया है। इस पुस्तक में हचिसन ने उपयोगितावाद का समर्थन करते हुए कहा था कि अपने अधिकतम सदस्यों का अधिकतम सुख ही वह मापदंड है जिसे कि राज्य का मूल्यांकन किया जा सकता है। यानी कि राज्य का मूल्यांकन किससे हम कर सकते हैं? अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख से कर सकते हैं। और इससे बेंथम बहुत प्रभावित हुआ था। और इसके अलावा उसने ह्यूम की एक पुस्तक पढ़ी, ट्रीटीज ऑफ ह्यूमन नेचर। ह्यूम की रचना है ट्रीटीज ऑफ ह्यूमन नेचर। ट्रीटीज ऑफ ह्यूमन नेचर, ट्रीटीज ऑफ ह्यूमन नेचर, यह ह्यूम की रचना है और इसका भी उसने अध्ययन किया। बेंथम ने इसका भी अध्ययन किया और इस पुस्तक में मानव व्यवहार के लिए उपयोगितावादी धारणा के महान मूल्य को उसने समझा था। बेंथम एक जबरदस्त लेखक था, वह जीवन भर लिखता रहा। बेंथम की बहुत सारी रचनाएं हैं और बेंथम जीवन भर लिखता रहा। बेंथम का जो प्रमुख शिष्य होता है वह जेम्स मिल होता है। यानी कि जेम्स मिल जो था वह J.S. मिल का पिता था। जॉन स्टुअर्ट मिल का पिता जेम्स मिल था, वह बेंथम का शिष्य होता है। और जो वो रिकार्डो होता है वह भी बेंथम का अनुयायी होता है। रिकार्डो के बारे में बेंथम ने लिखा है कि मैं मिल का आध्यात्मिक पिता था और मिल रिकार्डो का आध्यात्मिक पिता था। इस प्रकार रिकार्डो मेरा आध्यात्मिक पौत्र होता है। इस प्रकार रिकार्डो मेरा आध्यात्मिक पौत्र था। तो इस तरह से बेंथम ने अपने जीवन काल में बहुत सी रचनाएं लिखी थी और यूरोप में उसको लोकप्रिय बनाने का कार्य स्विस की एक महिला होती है जिनेवा की कुमारी डूमोंट। स्विस की एक महिला होती है कुमारी डूमोंट। इसने उसको पॉपुलर बनाया, बेंथम को पॉपुलर बनाया। बेंथम जितना भी लिखता रहा, जितना भी लेख लिखता रहा, जितनी भी किताबें लिखता रहा, उन सारी किताबों का इसने फ्रेंच में अनुवाद कराया, फ्रेंच में ट्रांसलेशन कराया और फ्रेंच में ट्रांसलेशन कराकर उसने पूरे यूरोप में उसको फेमस कर दिया। और इसीलिए हैबलिट का कहना है, हैबलिट कहते हैं, इसीलिए हैबलिट महोदय कहते हैं कि उसका नाम इंग्लैंड में बहुत कम लोग जानते हैं। हैबलिट क्या कहते हैं कि उसका नाम इंग्लैंड में बहुत कम लोग जानते हैं और यूरोप में इसे अधिक जानते हैं, किंतु चिली के मैदानों में और मैक्सिको के खानों में उसका नाम सबसे अधिक जाना जाता है। चिली और मैक्सिको के खानों में उसका नाम सबसे अधिक जाना जाता है। इस महान सुधारक, महान दार्शनिक का 84 वर्ष की अवस्था में 6 जून 1832 को निधन हो जाता है। 6 जून 1832 को 84 वर्ष की अवस्था में इसका निधन हो जाता है। लेकिन इसने विभिन्न कृतियां लिखी, विभिन्न कृतियों के द्वारा उसने यूरोप जगत में हलचल मचाई और उसकी कृतियों से ब्रिटिश कानून व्यवस्था में सुधार भी किया जाने लगा। उसकी कृतियों का इतना प्रभाव हुआ बेंथम का यूरोप में या फिर इंग्लैंड में कि कानून में सुधार किए जाने लगे, जेल में सुधार किए जाने लगे। आइए हम देखते हैं बेंथम की कुछ कृतियां या रचनाएं। बेंथम ने एक कृति लिखी, सबसे पहली कृति उसने लिखी है फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट, 1776 में लिखी है। इसमें उसने कानून की उपयोगिता को वर्णित किया है, कानून की उपयोगिता को सिद्ध किया है। वह कहा है कि कानून का उद्देश्य अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम हित होना चाहिए। यानी कि वही कानून उपयोगी होते हैं, वही कानून उपयोगी हो सकते हैं जो अधिकतम व्यक्तियों का कल्याण करते हैं। और इस तरह से इसमें उसने कानून की उपयोगिता को सिद्ध किया है। साथ ही साथ फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट में उसने ब्लैक स्टोन की आलोचना भी की है। ब्लैक स्टोन जो कानूनविद होते हैं, जिसने कानून के बारे में ब्रिटेन में लिखा है, ब्लैक स्टोन की कृतियों की आलोचना करता है। ब्लैक स्टोन के विचारों की उसने आलोचना की है। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि बेंथम ने किस पुस्तक में ब्लैक स्टोन की आलोचना की है। तो बेंथम ने फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट में ब्लैक स्टोन की आलोचना की है। दूसरी पुस्तक है इंट्रोडक्शन टू प्रिंसिपल ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन।
इसमें उसने उपयोगिता के मर्म को समझाया है, उपयोगितावाद के मर्म को समझाया है। इसमें यह बताया है कि उपयोगितावाद क्या है, यानी कि इसमें उसने अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो इस तरह से बेंथम को हम उपयोगितावाद का जनक कहते हैं, बेंथम को उपयोगितावाद का जनक कहते हैं। चूंकि इससे पहले उपयोगितावादी विचार जो थे वह प्रिस्टले के रचनाओं में आया था, वह हचिसन के रचनाओं में आया था, और वह ह्यूम के रचना ट्रीटीज ऑफ ह्यूमन नेचर में आया था। लेकिन बेंथम ने उपयोगितावादी धारणा को सुव्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया, सुव्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया, क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत किया। इसलिए बेंथम को ही उपयोगितावाद का जनक हम कहते हैं। उसकी तीसरी रचना है डिफेंस ऑफ यूजरी। 1787 में उसने लिखी है। इसमें सूदखोरी के संबंध में उसने लिखा है, फिर चौथी रचना है पनिशमेंट एंड रिवार्ड, 1811 में लिखा है। इसमें दंड और पुरस्कार के बारे में उसने लिखा है कि दंड किस प्रकार के देने चाहिए, पुरस्कार किस तरह से देने चाहिए। तो दंड और पुरस्कार की व्यवस्था का वर्णन उसने अपनी पुस्तक पनिशमेंट एंड रिवार्ड में किया है। पांचवी पुस्तक है एशे ऑन पॉलिटिकल टैक्टिक्स, 1791 में लिखा है। प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, फिर मैनुअल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, द बुक ऑफ फेलिसीज, 1824 में लिखा है। नेक्स्ट पुस्तक उसकी है डिस्कोर्सेज ऑन सिविल एंड पैनल लेजिस्लेशन, यह पुस्तक उसने 1802 में लिखी है। 10वीं पुस्तक है रेडिकलिज्म नॉट डेंजरस, यह 1819 में लिखी है। तो इस तरह से बेंथम ने विभिन्न पुस्तकों की रचना की है। उसमें से कुछ पुस्तकों को मैं आपको बता रहा हूं। उसके विभिन्न रचनाओं में से कुछ ही रचनाओं को मैं बता रहा हूं जो अधिकांशतः परीक्षा में पूछे जाते हैं, जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हैं। आइए अब देखते हैं बेंथम के उपयोगितावादी संबंधी विचार क्या थे। पहले हम जान लेते हैं कि उपयोगितावाद है क्या। उपयोगितावाद आइए हम समझते हैं कि उपयोगितावाद है क्या। उपयोगितावाद यानी कि जो हमारे लिए लाभकारी हैं, जो हमारे लिए उपयोगी हैं, वही कार्य हमें करने चाहिए। तो इंग्लैंड में उपयोगितावाद का जन्म उस समय होता है जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो जाती है, और औद्योगिक क्रांति से संपूर्ण समाज में विषमता व्याप्त हो जाती है। यानी कि 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति होती है, और औद्योगिक क्रांति का परिणाम यह होता है कि जो समाज होता है वह अमीर वर्ग और गरीब वर्ग में बढ़ जाता है, यानी कि श्रमिक वर्ग और पूंजीपति वर्ग में बढ़ जाता है। तो जब समाज में विषमता व्याप्त हो जाती है तो सारे विद्वान विषमता का अंत करने के लिए विभिन्न विचार देते हैं। जैसे एक तरफ वर्ग होते हैं जो सामाजिक परंपरा व रूढ़ियों को बनाए रखने के पक्षधर होते हैं, वे अनुदारवादी नीतियों के समर्थक थे, जिसे सुधार विरोधी कहा जाता था। वर्ग जो थे वह रूढ़िवादी थे, अनुदारवादी थे, और रूढ़िवादी अनुदारवादी परिवर्तन का विरोधी है, लेकिन यह धीरे धीरे परिवर्तन चाहता है, अचानक परिवर्तन नहीं चाहता है। वहीं दूसरी तरफ सर थॉमस पेन थे और विलियम गॉडविन थे, जो पूर्व समानता और स्वतंत्रता पर आधारित सामाजिक व्यवस्था के पक्षधर थे। लेकिन जो व्यापारिक वर्ग होता है यह दोनों ही विचारधाराओं को अस्वीकार करता है। वह ऐसी व्यवस्था का समर्थक होता है जो उसके हितों का संवर्धन करते हुए समाज सुधार के कार्यक्रम को आगे बढ़ा सके। जो व्यापारी वर्ग होता है वह अधिकतम लाभ की कोशिश करता है। व्यापारी वर्ग इस प्रकार की व्यवस्था चाहता है कि उसके हितों का संवर्धन किया जा सके और समाज सुधार के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा सके, और इसकी पूर्ति जो होती है उपयोगितावादी विचारधारा करती है। उपयोगितावादी विचारधारा ने स्वतंत्र व्यापार और अहस्तक्षेप नीति का समर्थन किया। इसने यह समर्थन किया कि व्यापार सबके लिए खुला छोड़ दिया जाए, व्यापारिक मामलों में किसी प्रकार का इंटरफियर न हो। दूसरी ओर इसने पूंजीपति वर्ग के हितों को पूर्ण करते हुए यह सामाजिक विषमता का अंत किया। जैसे कि इसने व्यापारी वर्ग के हितों को भी प्रमुख स्थान दिया, उनके हितों के समर्थन के लिए भी कुछ उपाय, कुछ विचार दिए, और श्रमिक वर्ग के हितों के लिए भी कुछ विचार दिए, पूंजीपति वर्ग के हितों के लिए भी कुछ विचार दिए। तो इसने उपयोगितावाद जो था सबके हितों में सामंजस्य स्थापित करते हुए सामाजिक विषमता का अंत कर दिया और मजदूरों की दयनीय स्थिति को सुधारने का प्रयास किया।
तो उपयोगितावाद अपने समय की सबसे लोकप्रिय विचारधारा रही है। इसका उदय प्राचीन यूनान के एपिक्यूरियनवाद में देख सकते हैं। एपिक्यूरियनवादी विचारधारा में देखा जा सकता है, जिसके अनुसार मनुष्य एक सुखवादी प्राणी है जो हर कार्य सुख के लिए ही करना चाहता है, हर कार्य सुख के लिए करना चाहता है और दुखों से बचना चाहता है। वह वही कार्य करता है जिससे उसे अधिक लाभ प्राप्त होता है, अधिक सुख प्राप्त होता है। उन कार्यों को करने से बचना चाहता है जिनसे दुख प्राप्त होता है, जिनसे दुख की अनुभूति होती है। और इस उपयोगितावाद को लाने का श्रेय आधुनिक युग में रिचर्ड कम्बरलैंड को जाता है। रिचर्ड कम्बरलैंड को जाता है उपयोगितावाद को लाने का श्रेय। रिचर्ड कम्बरलैंड को जाता है, जिसने समाज कल्याण को उच्चतम भलाई मानने का प्रचार किया। समाज कल्याण को उच्चतम भलाई मानने का प्रचार किया। और हचिसन ने 1775 में जो पुस्तक लिखी थी सिस्टम ऑफ मोरल फिलॉसफी, उसमें उसने उपयोगितावाद का मूल मंत्र दिया था, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, अधिकतम संख्या का अधिकतम सुख के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिसको व्यवस्थित रूप देने का श्रेय बेंथम को जाता है। तो आइए देखते हैं बेंथम का उपयोगितावाद कि बेंथम ने क्या कहा है उपयोगितावाद के संबंध में। बेंथम के चिंतन का केंद्रीय सिद्धांत उपयोगितावाद ही है और उपयोगितावाद का आधार सुख दुख का चिंतन है। उपयोगितावाद का आधार क्या है? सुख का चिंतन है और दुख का चिंतन है। सुख और दुख का चिंतन, यही क्या है? उपयोगितावाद का आधार है। बेंथम भी कहता है कि जिस कार्य से मनुष्य के सुखों में वृद्धि होती है वह कार्य उपयोगी होता है, और जो कार्य करने से मनुष्य के दुखों में वृद्धि होती है या मनुष्य को दुख प्राप्त होता है वह कार्य अनुपयोगी होता है। यानी कि उपयोगिता ही वह मापदंड है जिससे किसी भी कार्य के उचित और अनुचित होने के बारे में निर्णय किया जा सकता है। उपयोगिता यानी कि उपयोगिता ही वह मापदंड है जिसके आधार पर हम किसी कार्य को अच्छा या किसी कार्य को बुरा कह सकते हैं। यानी कि कार्यों के भली और बुरी प्रकृति के बारे में पता लगाया जा सकता है। बेंथम कहता है कि उपयोगितावाद से हमारा तात्पर्य उस सिद्धांत से है जिससे संबंधित व्यक्ति की प्रसन्नता घटती है या प्रसन्नता बढ़ती है। यानी कि हमारे सुखों में वृद्धि होती है या हमारे सुखों में कमी होती है या हमारे दुखों में वृद्धि होती है। उपयोगितावाद से हमारा तात्पर्य उस सिद्धांत से है जिससे संबंधित व्यक्ति की स्वतंत्रता, संबंधित व्यक्ति की प्रसन्नता घटती या बढ़ती है, जिसके आधार पर हर कार्य को उचित और अनुचित मानता है या माना जा सकता है, अथवा जिससे सुख मिलता है या जिससे सुख नष्ट होता है। बेंथम कहता है कि मैं यह बात हर कार्य के लिए कहता हूँ, इसलिए मेरी यह बात किसी एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि प्रत्येक सरकारी कार्य के संबंध में लागू होती है। तो बेंथम सुख और दुख को वर्गीकृत किया है। उसने बताया कि सुख क्या है और दुख क्या है। सुख और दुख को वर्गीकृत करते हुए उसने दो भागों में बांटा है। सुखों और दुखों को दो भागों में बांटा है, एक सामान्य सुख और दूसरा सामान्य दुख। सामान्य सुख और दूसरा सामान्य दुख। सामान्य सुख और सामान्य दुख। सामान्य सुख के बारे में, सामान्य सुख के संबंध में उसने सामान्य सुखों की संख्या 14 बताई है और सामान्य दुखों की संख्या कितनी बताई है? 12 बताई है। सामान्य दुखों की संख्या उसने 12 बताई है, सामान्य सुखों की संख्या उसने 14 बताई है। बेंथम इस संबंध में कहता है सामान्य सुख के बारे में कि इंद्रिय सुख पहला इंद्रिय सुख, दूसरा वैभव सुख, तीसरा इंद्रिय सुख है, वैभव सुख है यानी कि इंद्रियों से प्राप्त होने वाला सुख, वैभव यानी कि प्रतिष्ठा से प्राप्त होने वाला सुख, कौशल का सुख है, मित्रता का सुख है, पांचवा यश का सुख है, यश से प्राप्त होने वाला सुख। चौथा क्या है? मित्रता से प्राप्त होने वाला सुख। छठा है शक्ति या सत्ता से प्राप्त होने वाला सुख। सातवां है कल्पना से प्राप्त होने वाला सुख। आठवां है धर्म से प्राप्त होने वाला सुख। नौवां है दया से प्राप्त होने वाला सुख। 10वां है निर्दयता से प्राप्त होने वाला सुख।
अर्थात हम निर्दयी हैं और निर्दयता करने में ही आनंद आता है। यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको दूसरे की बुराई करने में आनंद आता है, जिनको दूसरों को सताने में आनंद आता है, तो वह भी एक प्रकार का सुख होता है। 11वां है स्मृति का सुख, यानी कि हम किसी को याद करके आनंदित होते हैं। 12वां है आशा का सुख और 13वां है संपर्क या मिलन का सुख, यानी हम किसी से जब मिलते हैं या किसी से हमारा संबंध स्थापित होता है तब हमें आनंद प्राप्त होता है, आनंद की अनुभूति होती है। और वही अंतिम यानी कि 14वां है सहायता का सुख। हम किसी की सहायता करके आनंदित होते हैं। कुछ व्यक्ति इतना भावना प्रधान होते हैं कि वह दूसरों की सहायता करते हैं, उनको सहायता करने में आनंद आता है। तो बेंथम सामान्य सुखों की संख्या 14 बताई है और यह 14 ये है। अब आते हैं हम सामान्य दुखों पर। बेंथम ने सामान्य दुखों की संख्या 12 बताई है। पहला है संपर्क का दुख, यानी हम किसी से जब मिलते हैं तब हमें दुख होता है। यह भी एक प्रकार का दुख होता है, यानी जिससे हम मिलना नहीं चाहते हैं वह हमारे सामने आता है तो हमें दुख की अनुभूति होती है। वहीं आशा है, हम आशा करते हैं तब हमें दुख की अनुभूति होती है। कल्पना है, स्मरण है, निर्दयता है, दया है, धार्मिकता है, अपयश है, शत्रुता है, परेशानी है, दुर्भावना है, दरिद्रता है। तो बेंथम ने सामान्य दुखों की संख्या 12 बताई है। तो बेंथम कहता है कि इनके सम्मिश्रण से ही विविध प्रकार के सुख और दुख पैदा होते हैं। इनके सम्मिश्रण से ही विभिन्न प्रकार के सुख और दुख पैदा होते हैं, यानी कि जब ये दोनों मिलते हैं, दोनों का मिश्रण होता है, दोनों का सम्मिश्रण होता है तो सुख और दुख पैदा होते हैं। वह कहता है कि मनुष्य एक भावनात्मक प्रधान प्राणी है। मनुष्य क्या है? एक सेंटिमेंटल व्यक्ति है। जो व्यक्ति जितना अधिक भावुक होता है उसको उतना ही अधिक सुख की अनुभूति होती है, उतना अधिक दुख की अनुभूति होती है। यानी कि जो सेंटिमेंटल व्यक्ति होते हैं उनको सबसे ज़्यादा दुख की अनुभूति होती है, सबसे ज़्यादा सुख की अनुभूति होती है। और प्रत्येक मनुष्य की जो सुख और दुख अनुभव, प्रत्येक मनुष्य के सुख और दुख अनुभव करने की क्षमता भी अलग होती है। कुछ लोग ज़्यादा सुखी हो जाते हैं, कुछ लोग ज़्यादा सुखी हो जाते हैं, कुछ लोग ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। यानी कि सुख और दुख अनुभव करने की क्षमता सब में अलग अलग होती है। एक ही वस्तु किसी को ज़्यादा दुख प्रदान कर सकती है तो वही वस्तु किसी को बहुत कम दुख प्रदान कर सकती है। इसी तरह से एक वस्तु किसी व्यक्ति को ज़्यादा सुखी बना सकती है, ज़्यादा आनंदित बना सकती है। वही वस्तु दूसरे व्यक्ति को आनंदित करने में बहुत अधिक योगदान नहीं देती है। यानी कि सुखों और दुखों की अनुभूति अलग अलग होती है, सभी व्यक्तियों की अलग अलग होती है। जैसे कि बेंथम कहता है कुछ व्यक्ति शीघ्रता से सुख और दुख की अनुभूति कर लेते हैं और कुछ व्यक्ति सुख या दुख की अनुभूति करने की क्षमता बहुत कम होती है, यानी कि वह विलंब से होती है, वह बहुत देर से सुख और दुख की अनुभूति करते हैं। बेंथम कहता है कि मनुष्य के हृदय में 32 तत्व प्रभावकारी होते हैं। मनुष्य के हृदय में 32 तत्व प्रभावकारी होते हैं, जिनमें वह कुछ का उल्लेख करता है, जैसे कि स्वास्थ्य है, शक्ति है, कठोरता है, शारीरिक दोष है, संवेदनशीलता है, ज्ञान की मात्रा है, आर्थिक मात्रा है, नैतिकता है, सामाजिक पद है, शिक्षा, वंश, परंपरा, लिंग आदि। यह जो होती है यह मनुष्य के हृदय को प्रभावित करती हैं। यह जो होता है यह मनुष्य के हृदय को प्रभावित करता है। अब बेंथम यहाँ उपयुक्ततावाद का आधार वह कहता है कि व्यक्तियों का अधिकतम हित या व्यक्तियों के अधिकतम संख्या का अधिकतम हित ही उपयुक्ततावाद है। यानी कि अधिकतम संख्या का अधिकतम हित उपयुक्ततावाद का आधार है। उपयुक्ततावाद का आधार क्या है कि अधिक से अधिक लोगों का कल्याण होना चाहिए, सारे लोग सुखी होने चाहिए, दुख की मात्रा कम होना चाहिए। तो बेंथम यहाँ पे अब सुख और दुख की अनुभूति कैसे की जा सकती है या सुखों और दुखों को कैसे मापा जा सकता है, इसके लिए बेंथम ने हेडोनिस्टिक कैलकुलस की रचना की है। बेंथम ने हेडोनिस्टिक कैलकुलस का विचार दिया है, यानी कि सुख मापक गणना पद्धति। सुख मापक गणना पद्धति, जिसको हेडोनिस्टिक कैलकुलस कहता है। हेडोनिस्टिक कैलकुलस
यानी कि यह सुख मापक गणना पद्धति है। हम सुख और दुख को कैसे माप सकते हैं, हम कैसे पता लगा सकते हैं कि हमें दुख मिला है या सुख मिला है, हमको सुख ज़्यादा मिला है या दुख ज़्यादा मिला है। इसके लिए उसने एक मापक पद्धति का विचार दिया है, हेडोनिस्टिक कैलकुलस, जिसको हम कहते हैं हेडोनिस्टिक कैलकुलस का विचार दिया है। चूंकि सुख और दुख जो है वह एक मानसिक अनुभूतियां हैं, सुख और दुख एक मानसिक अनुभूतियां हैं, हम इसको अनुभव कर सकते हैं, इसको माप नहीं सकते हैं, इसको तौल नहीं सकते हैं। लेकिन बेंथम ने सुखों और दुखों को मापने के लिए एक सुख मापक गणना पद्धति का आविष्कार किया है। हेडोनिस्टिक पद्धति, हेडोनिस्टिक कैलकुलस का आविष्कार उसने किया है। बेंथम कहता है कि सुखों और दुखों को मापा जा सकता है और तौला भी जा सकता है। बेंथम के अनुसार एक व्यक्ति के सुख और दुख की मात्रा को मापने के लिए 7 प्रकार की कसौटियां हैं, यानी कि कुछ कसौटियां हैं जिनसे हम माप सकते हैं। वह कसौटी कौन सी है? पहली कसौटी है मापने वाली कसौटियां, पहली कसौटी उसकी होती है तीव्रता। दूसरी है स्थिरता, तीसरी है निश्चितता, चौथा है सामीप्य, पांचवा है उत्पादन, छठा है विशुद्धता, सातवां है विस्तार। बेंथम कहता है कि ये 7 प्रकार की कसौटियां हैं जिनसे हम सुख और दुख को माप सकते हैं। यह पहली है तीव्रता, और दूसरी स्थिरता, तीसरी है निश्चितता, और चौथा है सामीप्य, यानी कि वह सुख और दुख कितना हमारे करीब है, पांचवा है उत्पादन, अर्थात आनंद के द्वारा आनंद की उत्पत्ति, या आनंद के द्वारा आनंद की उत्पादन शक्ति है, यानी कि आनंद के द्वारा आनंद का उत्पादन किया जाता है। छठा है विशुद्धता, अर्थात आनंद द्वारा विशुद्ध आनंद की उत्पत्ति, सातवां है विस्तार, यानी कि यह सुख है या यह दुख है कितने लोगों को आनंदित करता है या कितने लोगों को दुखी करता है, इस सुख या दुख का विस्तार कितना है। तो बेंथम इस तरह से 7 प्रकार की कसौटियां मानता है कि इन आधारों पर हम सुख और दुख को माप सकते हैं। बेंथम कहता है कि एक व्यक्ति के लिए कौन सा कार्य करना उपयोगी होगा, इसका निर्णय उसे 7 आधारों के अनुसार करना चाहिए, क्योंकि इसी से उपयोगिता या अनुपयोगिता सिद्ध होती है। फिर वह कहता है कि इन सभी आधारों का प्रयोग करके हम न सिर्फ सुख और दुख को नाप तौल सकते हैं, वरन इसके द्वारा धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, नैतिक आस्थाओं तथा मूल्यों का निर्धारण भी कर सकते हैं। तो बेंथम ने सुख और दुख की गणना करके किसी एक निश्चित परिणाम पर पहुंचने के लिए बेंथम ने जो प्रक्रिया बताई है वह इस प्रकार से है। बेंथम सुख और दुख के गणना करता है और गणना करने के पश्चात एक निश्चित परिणाम पर पहुंचता है। वह निश्चित परिणाम पर पहुंचने के लिए वह कहता है कि समस्त सुखों के समस्त मूल्य को एक ओर तथा समस्त दुखों के समस्त मूल्यों को एक ओर रख देना चाहिए, यानी कि जितने भी सुख हैं, जितने भी इधर सुख हैं और इधर दुख हैं, समस्त सुखों के समस्त मूल्यों को एक तरफ, समस्त दुखों के समस्त मूल्यों को एक तरफ रख देना चाहिए। अब रखने के बाद क्या करना चाहिए? यदि एक को दूसरे में से घटाकर सुख प्राप्त होता है तो इसका आशय यह होता है कि अमुक कार्य ठीक है। यदि दुख प्राप्त होता है तो इसका आशय यह है कि अमुक कार्य ठीक नहीं है या अनुपयोगी है, तो इसका परिणाम क्या होता है? दुख होता है। जैसे कि आपको 10 प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं, 10 प्रकार के आपको सुख प्राप्त होते हैं, 10 प्रकार के, इन विभिन्न प्रकारों में से 10 प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं और आपको 7 प्रकार के दुख प्राप्त होते हैं। अब आप क्या करेंगे कि 10 में से 7 को घटा देंगे। इसको हम क्या कर सकते हैं? डिडक्ट कर सकते हैं। 10 में से 7 हम जब घटाएंगे तो किसकी मात्रा अधिक आएगी? सुख की मात्रा अधिक आएगी।
सुख की मात्रा अधिक आएगी। तो इससे स्पष्ट होता है कि हमको सुख की अनुभूति ज़्यादा होती है, हमें सुख अधिक मिलता है, लाभ अधिक मिलता है। तो हमारे द्वारा जो किए गए कार्य हैं वह सारे उपयोगी कार्य हैं और हम कम से कम अनुपयोगी कार्य करते हैं। और इसी तरह से आपको 12 प्रकार के सुख मिलते हैं, 12 प्रकार के दुख मिलते हैं, 12 प्रकार के दुख मिलते हैं और 8 प्रकार के सुख मिलते हैं। इसको जब हम घटाएंगे तो 4 बचता है, यानी कि 4 सुखों की 4 दुखों की संख्या कितनी है, ज़्यादा है और सुखों की संख्या कम है। तो आपको 4 यानी कि आपको अधिक दुख प्राप्त होते हैं, आपके द्वारा अधिक दुख प्राप्त किए जाते हैं। तो आपके द्वारा किए गए कार्य क्या है, अनुपयोगी है। बेंथम कहता है कि हमें अपने सुख के साथ दूसरों के सुखों को भी देखना चाहिए। बेंथम यहाँ लोक कल्याण की भी बात करता है, वह सामाजिकता की भी बात करता है। वह कहता है व्यक्ति को केवल अपने सुखों को ध्यान में नहीं रखना चाहिए, व्यक्ति को केवल अपने सुखों को नहीं देखना चाहिए, अपने सुखों के साथ साथ वह दूसरों के सुखों को भी देखना चाहिए। यदि हमारे कोई कार्य करने से दूसरों को हानि होती है, यदि हमारे कोई कार्य करने से दूसरों को हानि होती है तो वह कार्य करने से हमें बचना चाहिए। इस तरह से बेंथम व्यक्तिगत हित के साथ साथ सामाजिक हित पर भी बल देता है। बेंथम के अनुसार यदि किसी कार्य का प्रभाव दूसरों पर भी पड़ता है तो यह उचित होता है कि हम उपर्युक्त प्रक्रिया को उनमें से प्रत्येक पर लागू करें और उनके हितों को भी ध्यान रखें। यही सुख का विस्तार है। सुख का विस्तार क्या है कि अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण हो। बेंथम कहता है कि समस्त दुखों के योग को समस्त सुखों के योग से घटाने पर जो सुख शेष रहेगा तो इस बात का प्रमाण होता है कि अमुक कार्य शुभ है, अमुक कार्य कल्याणकारी है। और इसके विपरीत यदि दुख की मात्रा शेष बचे तो इसका अर्थ यह होगा कि अमुक कार्य या अमुक घटना अशुभ है, अवांछनीय है। बेंथम कहता है कि विधायक को कानून बनाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि वह सुखों और दुखों की तुलना करे और सुखों और दुखों की तुलना करके यह देखे कि किस कानून में सुख की मात्रा अधिक है। तो जिस कानून में सुख की मात्रा अधिक है तो यह समझना चाहिए कि यह कानून प्रत्येक व्यक्ति के लिए लाभकारी होता है, और जिस कानून में दुख की मात्रा अधिक होती है यह समझना चाहिए कि यह कानून लोगों के लिए अलाभकारी होता है या लोगों के लिए हानिकारक है। तो इस तरह से बेंथम ने उपयोगितावाद के आधार को निश्चित करते हुए समाज कल्याण को या शासन को उपयोगितावादी आधार प्रदान किया है। शासन को उपयोगितावादी आधार प्रदान किया है। वह कहता है कि कानून, विधि, न्याय ये सब उपयोगिता के आधार पर ही किए जाने चाहिए। अब सुख और दुख के स्रोत क्या हैं? स्रोत सुख और दुख के स्रोत, सुख और दुख के स्रोत। बेंथम कहता है कि सुख और दुख के 4 स्रोत हैं, 4 स्रोत हैं। पहला भौतिक सुख, यानी कि भौतिक सुख क्या होता है? ऐसा सुख जो प्राकृतिक जगत से प्राप्त होता है, इसके लिए मनुष्य उत्तरदायी नहीं होता है। भौतिक सुख, भौतिक सुख। दूसरा है नैतिक सुख, नैतिक सुख। यह जो नैतिक सुख होता है यह हमें अपने साथियों से प्राप्त होता है। नैतिक सुख किसे प्राप्त होता है? हमें अपने साथियों से प्राप्त होता है, अपने पड़ोसियों से प्राप्त होता है। जैसे हमको प्रेम किया जाता है या उनके द्वारा हमसे घृणा किया जाता है। प्रेम और घृणा जो होता है यह नैतिक सुख होता है। तीसरा है राजनीतिक सुख, तीसरा राजनीतिक सुख। चौथा धार्मिक सुख। राजनीतिक सुख, राजनीतिक सुख ऐसा सुख होता है जब हमें सरकारी अधिकारियों के द्वारा आश्वासन दिया जाता है, जब हमको सरकारी अधिकारियों के द्वारा सरकारी अधिकारी के द्वारा आश्वासन दिया जाता है या सरकारी अधिकारियों के द्वारा कानून बनाया जाता है और राजनीति में हमसे हिस्सेदारी ली जाती है। जब व्यक्ति राजनीति में हिस्सेदारी करता है, राजनीतिक पद प्राप्त करता है तो वह राजनीतिक सुख होता है। इसी तरह से वह धार्मिक सुख के बारे में कहता है कि यह धर्म के द्वारा प्रदान किया गया सुख है। जो धर्मशास्त्र की व्यवस्थाओं के अनुसार हमको सुख प्राप्त होते हैं वह धार्मिक सुख होता है, जैसे पूजा पाठ करना, अंतःकरण को शुद्ध करना, आध्यात्मिक ज्ञान लेना इत्यादि, ये सब धार्मिक सुख की श्रेणी में आते हैं। तो इस तरह से बेंथम कहता है कि उपयोगितावाद का सिद्धांत सर्वव्यापी है, यह स्वतः सिद्ध है।
इसे हर वस्तु पर लागू किया जा सकता है, क्योंकि इसी के अनुसार किसी भी वस्तु के सही चरित्र का पता लगाया जा सकता है। हमारे सत्य, असत्य, न्याय, अन्याय, धर्म, अधर्म आदि ही सभी धारणाएं उपयोगितावाद पर ही आधारित होती हैं। जो चीज़ हमारे लिए लाभकारी होती है वह उपयोगी है, जो अलाभकारी होती है वह अनुपयोगी होता है। तो इस तरह से बेंथम कहता है कि सुखों में कोई गुणात्मक अंतर नहीं होता है। बेंथम यहाँ सुखों में गुणात्मक अंतर को अस्वीकार करता है। बेंथम यहाँ कहता है कि सुखों में कोई गुणात्मक अंतर नहीं होता है, बल्कि मात्रात्मक अंतर होता है। वहीं मिल ने गुणात्मक सुख की बात कही है, बेंथम ने मात्रात्मक सुख की बात कही है। बेंथम कहता है कि सुखों में कोई गुणात्मक अंतर नहीं होता है, बल्कि मात्रात्मक अंतर होता है। इसलिए वह आगे कहता है, बेंथम कहता है कि सुख की मात्रा बराबर होने पर पुष्पिन और काव्य का रसास्वादन दोनों ही एक ही कोटि के आनंद है। यानी कि हमें पुष्पिन खेलने में जितना आनंद आता है, उतना ही कोई व्यक्ति यदि काव्य का पाठ करता है तो उसका उतना ही उसको आनंद आता है। तो यहाँ बेंथम मात्रात्मक सुख की बात करता है, गुणात्मक सुख की नहीं बात करता है। बेंथम ने व्यक्तियों के सुख के साथ साथ समाज के सुख पर भी बल दिया है, क्योंकि व्यक्ति का सुख समाज में ही साध्य होता है। व्यक्ति की सुख कहाँ प्राप्त करता है? समाज में प्राप्त करता है। इसलिए व्यक्ति सामाजिक सुखों की भी बातें करता है। वह कहता है कि एक व्यक्ति के सुख की अपेक्षा अधिक व्यक्तियों का सुख अनुकरणीय है। एक व्यक्ति के सुख की अपेक्षा अधिक व्यक्तियों का सुख अनुकरणीय है। इसलिए वह घोषित करता है कि राज्य का उद्देश्य अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख होना चाहिए। राज्य का उद्देश्य क्या होना चाहिए? अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख होना चाहिए। बेंथम का जो पूरा चिंतन है वो उपयुक्तावाद पर आधारित है। वह हर विचार को उपयुक्तावाद के आधार पर ही देखता है। प्रत्येक विचार को वह उपयुक्तावाद के आधार पर ही सृजित करता है। यानी कि उसके चिंतन का आधार क्या है? उपयुक्तावाद है। चाहे कानून हो, चाहे राज्य हो, चाहे समाज हो, चाहे सरकार हो, चाहे व्यक्ति हो, उसके हर कार्य का आधार क्या है? उपयुक्तावाद है। तो बेंथम यह प्रतिपादित करता है कि हमें एक व्यक्ति के सुखों को नहीं देखना चाहिए, बल्कि समस्त व्यक्तियों को सुखों को देखना चाहिए, या अधिकतम व्यक्तियों के सुखों को देखना चाहिए। तो इस तरह से वह अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख पर बल देता है। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बेंथम के राज्य संबंधी विचार और अन्य विचार। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।